हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो एसी करंट है और जिसका हम लोग आज औसत मान पढ़ेंगे। उसका वर्ग माध्य मूल मान पढ़ेंगे और जो शक्ति गुणांक क्या होता है और एसी करंट की शक्ति क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हालांकि जो प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर होते हैं उनकी डिफिनीशन और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ चुके हैं एसी जनरेटर में। प्रत्यावर्ती धारा जनित में जो निकल के ये आया था कि आई नॉट साइन ओमेगा टी और ई जो है साइन ओमेगा टी। इसमें जो है ई और आई जो है वो तात्कालिक मान है, तात्क्षणिक मान होते थे और आई नॉट और ई नॉट जो होते थे उसके शिखर मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू होते थे, उच्चतम वैल्यू, है ना। और यहाँ पे जो ओमेगा टी ये है, ये इसको फेज कहते हैं, कला, है ना, अभी आगे आएगा। तो हम लोगों ने इनके बारे में, ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है और ये पीक वैल्यू होता है, शिखर मान मैक्सिमम वैल्यू होता है। हालांकि जो प्रत्यावर्ती विभवांतर धारा है वो डायरेक्शन चेंज करती है, मतलब अपनी डायरेक्शन को बदलती रहती है ना। एक निश्चित समय के बाद के बीच में अपनी एक बार मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी। कहने का मतलब है कि एक निश्चित समयांतराल के बीच दो बार मैक्सिमम होती है, दो बार न्यूनतम होती है यानी जीरो होती है, फिर उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड के साथ फिर शुरू हो जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि मैग्नीट्यूड जो उसके होते हैं वो तो सेम रहते हैं, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो एसी करंट का मतलब जो अपनी डायरेक्शन को बार बार बदले, और वही एसी विभवांतर भी है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करे। और इसको हम लोग ऐसे एसी स्रोत को ऐसे मतलब प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। आता है जैसे कि अब जैसे कि इसमें आता है और इसका जो साइन जिसका जो ज्यावक्री वक्र होता है साइन का, वो कुछ इस तरह का होता है, हमने पढ़ा था। यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम ई नॉट कहते हैं, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जीरो होता है। टाइम पीरियड देखा जाए T/4 था, T हाफ था, 3 T/2 और T था, 4 हो गए और ये T हो जाएगा, ठीक है। इसमें हाफ जोड़ देंगे, T/4 जोड़ेंगे तो 4T/4 मतलब T आएगा, सही, ठीक। तो ग्राफ कभी कभी क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है तब भी डायरेक्शन इसकी चेंज होती है, जैसे कि ये तो यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब है ऐसी करंट जो होती है वो चेंज इट्स डायरेक्शन, मतलब अपनी डायरेक्शन को बदलती रहती है। कभी कभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं, ठीक है। एक निश्चित समय का मतलब है उसको आवर्तकाल कहते हैं कि उसके अंदर वो दो बार मैक्सिमम ये और दो बार जीरो होती है। इसके बाद फिर वो उसी डायरेक्शन में उसी मैग्नीट्यूड से फिर शुरू हो जाती है। तो इसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, जो समय के साथ अपनी दिशा को बदलती रहती है। अब डायरेक्ट डीसी करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट, डीसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट, डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है डिस्ट धारा, जो कि अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलती है, एक ही दिशा में बहती है, यूनिडायरेक्शनल होती है।
ये फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब एक दिशा में बहती है। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ऐसे आता है, समय के साथ होता तो ऐसे है, या तो नेगेटिव डायरेक्शन में बहेगी या मतलब इस तरह से, मतलब यूनि डायरेक्शनल होती है। पॉजिटिव डायरेक्शन में बहेगी लेकिन एक ही डायरेक्शन में, या आप कह सकते हैं ये बहेगी तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी बह सकती है लेकिन एक ही डायरेक्शन में। है ना। टाइम टी के साथ, लेकिन बहेगी एक ही डायरेक्शन में। ठीक, तो उसे डिस्ट धारा कहते हैं, जो केवल एक डायरेक्शन में बहती है। और इसको जो है डिस्ट धारा स्रोत को हम लोग बैटरी जिसमें आती है इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। डिस्ट धारा स्रोत को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है और एसी करंट स्रोत को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हम लोग को इसमें प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर का औसत मान पढ़ना है, एवरेज वैल्यू पढ़ना है, और रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू पढ़ना है, मतलब वर्ग माध्य मूल मान पढ़ना है। ठीक, और फिर इसमें एक आध दो न्यूमेरिकल देखना है। फिर हमें इसको एसी करंट की शक्ति पढ़ना है इसके बाद, कि एसी करंट की क्या है, शक्ति क्या है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति पढ़ना है इसके बाद। ठीक, तो डीसी करंट और एसी करंट क्या है कि डीसी जो है एक डायरेक्शन में बहती है और एसी अपनी डायरेक्शन को बदलती रहती है। वो दोनों डायरेक्शन में बहती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डायरेक्शन होती है। और एक आवर्तकाल कह लें, उसका एक साइकिल में यहाँ से यहाँ तक जो होता है एक साइकिल होता है, जिसमें वो 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होती है। कहने का मतलब है कि इसका जो वो होता है एक तरह से कहने का मतलब ये जो मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी भारत में होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज मतलब पर सेकंड चक्करों की संख्या होती है। तो एक सेकंड में 50 साइकिल पूरा करता है इस तरह की, ये पूरा एक, फिर इसके बाद ऐसे पूरा एक, है ना। तो एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब पर सेकंड कितने साइकिल पूरा करती है, तब वो 50 हर्ट्ज होती है। और जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है भारत में। जैसे कि अमेरिका में 110 होता है और वहाँ 60 हर्ट्ज वहाँ की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अपने हर देश की अपनी अलग अलग करंट की जो है फ्रीक्वेंसी होती है और अपना एक नियत वोल्टेज होता है जिसपे उपकरण काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक सेकंड में इस तरह का 50 साइकिल पूरा करना, मतलब 50 चक्र देख रहे हैं, जिसमें एक चक्र में ये 2 बार मैक्सिमम और 2 बार जीरो हो रहा है। यहाँ से तो फिर दूसरे साइकिल के लिए गिनती हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये 2 बार जलता है, 2 बार बुझता है। जैसे किसी बल्ब में एसी करंट जाएगी या ट्यूबलाइट में, तो एसी करंट ट्यूबलाइट क्या होगा कि 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा, 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा। मतलब इतनी जल्दी बुझता बढ़ता है, इतनी जल्दी बुझता बढ़ता है कि हमारी जो आँख की विभेदन क्षमता है वो उसे विभेद नहीं कर पाती कि कब बुझा कब जला। तो जैसे एक पंखा है, आप देखते हैं कि जब हाई स्पीड में चलता है तो उसकी तीनों पत्तियां आँख विभेद नहीं कर पाती, वो कंटिन्यू जैसे एक छतरी लगता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी है, करंट इतनी स्पीड से जीरो और मैक्सिमम होती है कि बल्ब जलता बुझता है, ऐसा 100 बार होता है एक सेकेंड में। तो कंटिन्यू जलता दिखाई देता है, आँख की जो विभेद नहीं कर पाती हो इतनी, क्योंकि इतनी फास्ट क्रियाएं होती हैं। तो बल्ब जो है 100 बार जलता बुझता है क्योंकि एसी करंट जाती है, लेकिन वो
एक सेकेंड में घटना 100 बार होती है, जिसको अपनी आंख जो है विभेद नहीं कर पाती उसमें, तो बल्ब हमें कंटिन्यूअस जलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, क्या होता है, जलता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, विभवांतर प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल लिए हैं। अब 2 वैल्यू हम और निकालेंगे जिसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा आगे, जिसमें आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर का औसत मान निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, एवरेज वैल्यू। क्या, एवरेज वैल्यू है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर का औसत मान है ना। जैसे ये जो धारा का ताक्षणिक मान होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है, जिसको ए वी जी या आई बार लगा के कहते हैं, या आई को इस तरह घेर देते हैं, वो होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ये एवरेज वैल्यू होती है। ठीक, तो हमें क्यू और टी, ये एवरेज, ये जो फार्मूला है ये एवरेज करंट का फार्मूला होता है। यहाँ पे कांस्टेंट करंट होती है, तो ये फार्मूला होता है। तो इसका हम लोग एवरेज क्यू की वैल्यू और टी की वैल्यू यहाँ से निकाल करके अगर हम रखें तो क्या फार्मूला मिलता है हमें, एवरेज कैसे निकाला जाए। तो यहाँ से देखिए आई बराबर जैसे डी क्यू अपन डी टी है, तो यहाँ से डी क्यू बराबर आई डी टी हो जाएगा, और दोनों ओर का इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई डी टी। और टी की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि डी टी का हम लोग टी कहेंगे, तो जहाँ टी है वहाँ क्या रख दिया जाए, क्यू जहाँ है वहाँ रख दिया जाए आई डी टी, और जहाँ टी है वहाँ क्या रख दिया जाए, डी टी। तो जब कोई भी चीज़ होगा, अगर वो टाइम का फंक्शन है, कोई भी क्वांटिटी फिजिकल है, अगर वो टाइम का फंक्शन है, तो अगर हम उसे उसकी एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, धारा हो, विभवांतर, अगर समय पे निर्भर करता है तो उसकी एवरेज वैल्यू इस फार्मूले से निकाली जाएगी। जैसे पावर है, अगर ये टाइम का फंक्शन है तो पावर का एवरेज निकालना है तो ऐसे निकाला जाएगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, और भी कोई क्वांटिटी होगी तो एवरेज हमेशा इस तरह से निकाला जाएगा, या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, टी जो है कैपिटल टी आएगा यहाँ पर पूरी एक साइकिल के लिए, तो 1/t लिख करके ऐसे आई डी टी लिख सकते हैं इसको। अगर हम चाहें तो यहाँ पे 0 एक पूर्ण साइकिल के लिए, करंट के मतलब प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्कर में कितना समय लगता है, टी यानी एक आवर्तकाल के बराबर, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये याद रखना। और जानते हैं कि इसमें जो है जैसे कि मान लीजिए कि इस पे कोई सवाल है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम डिपेंडेंट है तो उसकी औसत वैल्यू इस फार्मूले से निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि आई इक्वल टू है मतलब 3t² है, 2t², कुछ भी यहाँ कर सकते हैं। तो एवरेज करंट 2 सेकेंड में एवरेज करंट क्या होगी, यानी कि आई एवरेज निकालना है,
t बराबर 2 सेकेंड में, है ना। तो अगर t बराबर यहाँ डायरेक्ट रख देंगे तो वो उसकी t बराबर 2 सेकेंड पे करंट होगी, एवरेज वैल्यू नहीं होगी। मतलब t बराबर 2 सेकेंड पे उसकी करंट होगी कितनी है, तो अलग अलग यानी 0 से 2 के पहले और कुछ रही होगी, लेकिन 2 पर कितना होगी तो वो गलत है। एवरेज निकालने के लिए सूत्र है। तो आई एवरेज अगर निकालना है तो इसको ऐसे लिखना होगा, आई dt। अब देखिए यहाँ पे आई की जगह क्या है, 3t² dt, और यहाँ पे जो है वो तो dt का t हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2 सेकेंड में, तो इसको भी 0 से 2 सेकेंड में लेना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 रख देंगे तो 3/2 आ जाएगा, और t² है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और ये 0 से t लगा देंगे, आई एवरेज। तो आई एवरेज जो हो जाएगा वो 3/2। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो t, और ये तो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी इसकी, अब क्या रखना है, 0 to t नहीं, सॉरी हम क्या से क्या कर दिए, ये 2 है ना, ये रखना चाहिए, और यहाँ पे 2 रखना है। तो ये 2 का पावर 3 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3/2, 8/3, 3 से 3, 2 चौको 4 एम्पियर, ये एवरेज करंट होगी। ठीक, तो एक चीज और है कि ये फुल साइकिल के लिए अगर कोई एसी करंट है वो बह रही है तो पूर्ण चक्र के लिए उसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि अभी हम हेडिंग है उसके अंतर्गत लिखवाएंगे। चलिए, तो एक पूर्ण साइकिल के लिए जो है वो 0 होता है। एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए औसत वैल्यू जो होती है करंट की, एसी करंट की, वो 0 होती है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वैल्यू जो है इस तरह से वैल्यू है, या जब भी है तो यहाँ पे मान लीजिए ये इसका 2 एम्पियर है और नीचे है -2 एम्पियर है। तो जब औसत लेंगे तो इन दोनों का लेंगे औसत, तो जब इसको ऐड करके 2 से भाग देंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब 0 हो जाएगा। तो औसत इसका 0 होगा पूरी साइकिल के लिए। यहाँ पे एक साइकिल यहाँ पूरी होती है ना यहाँ से, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -2 एम्पियर है, तो पूरा का क्या हो जाएगा, 0। तो एक पूर्ण साइकिल के लिए 0 होता है। हाफ साइकिल के लिए पूछा जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एक हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 2, लेकिन पूर्ण साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। अभी हम लोग करके दिखाते हैं, ठीक है ना, प्रूफ कर दिया जाएगा अभी। तो प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर का औसत मान, एवरेज वैल्यू क्या लेना है, तो लिखेंगे किसी समांतराल में के बीच, किसी समयांतराल के बीच अलग अलग समय पर प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतरों, प्रत्यावर्ती धारा व
विभवांतरों के योग को उस समय अंतराल से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर का औसत मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती विभवांतर व धारा का औसत मान कहते हैं। भाई एक टाइम, मतलब कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक कोई टाइम है ना? तो यहाँ सबका पे विभवांतर का योग या इसका योग यहीं तक लेंगे, तो इन सबका इस टाइम के अंदर योग और यहाँ से लगे समय से भाग देंगे तो उसका क्या हो जाएगा? जो योग को समय अंतराल से भाग देने में जो प्राप्त होगा उसे प्रत्यावर्ती विभवांतर व धारा का औसत मान कहते हैं, है ना? एक टाइम के तो समय अंतराल यहाँ से यहाँ तक है, इनके बीच अलग अलग समय को उनको निकाल करके जोड़ के समय से भाग देना है। ठीक, जो एक पूरे चक्र के लिए शून्य होता है, अभी सिद्ध करेंगे। जो एक पूरे चक्र के लिए क्या होता है? शून्य होता है। तो कहने का मतलब होता है कि जो आई एवरेज होता है एक फुल साइकिल, मतलब 0 से t i dt एक का निकाल लेंगे तो इस हिसाब से फुल साइकिल हम करंट का निकाल लेंगे तो विभवांतर का उसी तरह से निकल जाएगा। और आई एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बार, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, हाफ साइकिल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है 2I0 पाई होती है। ये पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये होता है। ठीक है, तो अभी इसको प्रूफ किया जाएगा। ठीक, तो प्रूफ अभी करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको प्रूफ भी देख लिया जाए। ये होता है, ये इसको इस तरह से लिखना चाहिए, 1 मिनट, इसे ऐसे लिखना चाहिए। ये 0 to हाफ साइकिल i dt होता, 0 to हाफ dt ये होता 2I0 पाई, और जिसकी वैल्यू जो होती है वो 0.637I0 होती है, 637I0। तो पॉजिटिव आधे हाफ के लिए प्लस होता है, फिर आधे माइनस के लिए माइनस होता है, अभी आगे लिखा जाएगा। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन दोनों का अलग अलग प्रूफ देख लिया जाता है। ठीक, चलिए मिटा दें। ओके, तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। अब हमें आई एवरेज चाहिए पूरे फुल साइकिल के लिए ना, तो वो होता है 0 से t i dt होगा, 0 से t dt। अब इसी को यहाँ पे 1/t भी लिखा जा सकता है डायरेक्ट। हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, 1/t 0 से t i dt।
हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती विभवांतर का जो करंट होता है वो क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो इंस्टेंटेनियस, अब यहाँ पे रख देंगे 1/t 0 से t, आई की जगह क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। यहाँ पे इसको अगर इसको बार लगा देंगे यहाँ पे, तो इसके साथ भी बार लगा दिया जाता, साइन ओमेगा टी बार, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता आई साइन ओमेगा टी। ये जब लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, बार तो नहीं लिखेंगे। अब इसका जो है इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो आई नॉट कांस्टेंट है, स्थिर वैल्यू है, इधर हो जाए आई नॉट टी। ठीक। अब साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो टी ये जो इसमें लगा रहता है डी टी के साथ पे, ये इससे भाग होता है। आप जो है इंटीग्रेशन देख लेना, थोड़ा बायो वालों को प्रॉब्लम होगी। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कास ओमेगा टी है, जो इसके साथ लगा रहता है उससे भाग दिया, अगर यहाँ 2 रहता है तो 2 से भाग दिया जाता है। ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन केवल टी रहता तो यहाँ पे कोई भाग देने की ज़रूरत नहीं होता। ठीक। और यहाँ पे 0 से t लगा देंगे। ठीक। अब चलिए माइनस को ले दिए बाहर, आई नॉट टी। अब यहाँ पे देखिए टी रखिए तो हो जाएगा ओमेगा कैपिटल टी, और यहाँ पे भी ओमेगा है, और यहाँ पे हो जाएगा 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 0 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कॉस 0। ठीक। ओमेगा तो यहाँ से बाहर ले सकते थे, यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पर भी ओमेगा रहेगा, तो ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब चलिए यहाँ से देखिए आई नॉट लिखिए, ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2π/ओमेगा, याद रखना। टी बराबर होता है 2π/ओमेगा, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और अंदर भी हो जाएगा 2π/ओमेगा, और इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ से ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, माइनस आई नॉट 2π, यहाँ से ये कट जाएगा cos 2π - 1। 2π की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू और cos 360 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना। पाई होता है तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये भी -2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे cos 2π यानी cos 360 की वैल्यू 1 होती है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 360 - 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं cos 0, जिसकी वैल्यू 1 होती है ना। तो यहाँ पे cos 62π की वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो इस तरह से -i2π 1 - 1 कट के जो है 0, तो 0 हो जाता है। ठीक। तो इस तरह से इसकी फुल साइकिल के लिए औसत वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हाफ साइकिल के लिए देख लिया जाए। ठीक। अब किसके लिए देख लिया जाए, हाफ साइकिल के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके। अब हाफ साइकिल के लिए इसका प्रूफ देख लिया जाए। प्रूफ फॉर हाफ साइकिल के लिए तो क्या हो जाएगा,
आई बार कहिए इसको या आई एवरेज कहिए, तो इसे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, टी हाफ आई डी टी, टी हाफ डी टी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 बाई हाफ डी टी। तो आई एवरेज जो हो जाएगा वो आई नॉट बाहर हो जाएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वही हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा 0 हाफ, नीचे हो जाएगा टी 0 हाफ। कहने का मतलब है ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2I0 अपान कैपिटल टी हो जाएगा, और ये ओमेगा भी साथ में आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस माइनस बाहर कर देंगे, कॉस ओमेगा टी 0 हाफ। तो आई एवरेज जो हो जाएगा यहाँ पे -2I0 अपान टी ओमेगा, यहाँ पे एक बार टी की वैल्यू रख देंगे टी हाफ, एक बार 0 रख देंगे तो कॉस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -2I0 टी की वैल्यू 2 अपान ओमेगा हुए ओमेगा, यहाँ से भी वही टी की पाई 2 अपान 2 ओमेगा -1 हो जाएगी, तो ओमेगा से ओमेगा ये यहाँ से ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट गया, आएगा -I0 पाई, और बचा कास पाई का मान -1 मतलब -2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2I0 अपान पाई। ये पॉजिटिव साइकिल के लिए है ना, ये क्या है, पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक। अब इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, आई एवरेज नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए -2I0 अपान पाई हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आती है 637I0 पॉजिटिव हो जाएगी, इसका -637I0 नेगेटिव। इसी प्रकार उसका भी निकाल सकते हैं हम लोग प्रत्यावर्ती विभवांतर का। इसी प्रकार ई एवरेज जो होगा या ई बार जिसको कहते हैं वो आएगा +2E0 अपान पाई, या इसी को अब नेगेटिव के लिए क्या कहेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, और उसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो होगा वो हो जाएगा -2E0 पाई, ठीक। तो नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ लिख सकते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसकी भी वैल्यू वहीं आएगी अगर देखा जाए तो +0.637E0 और यह -0.637E0, ठीक। तो हाफ साइकिल के लिए जो है इसकी एवरेज वैल्यू ये आएगी। और देखिए फुल साइकिल के लिए अब अगर हम इसका औसत लेंगे तो एक -1 आता है, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए फुल साइकिल के लिए इसकी एवरेज वैल्यू होती है 0, हाफ साइकिल के लिए होती है 2I0 अपान पाई I0, 2 और पाई की वैल्यू जो हो वो आती है, ठीक। तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब क्या है, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देख लेते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है,
बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बोर्ड के लिए एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा विशेष ध्यान से आप तैयारी करिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग है हमारी प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर का वर्ग माध्य यानी मीन मान, वर्ग माध्य मूल मान। मूल माने रूट, मतलब RMS वैल्यू लेना है ना। ERMS IRMS वैल्यू, तो इसका उल्टा होता है यानी कि, और इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, जैसे RMS का वैल्यू का मतलब पहले उसका करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका औसत लेंगे, फिर रूट करेंगे, है ना। स्क्वायर मीन, RMS का मतलब पहले उसका स्क्वायर, हिंदी में पहले वर्ग, फिर मीन, फिर रूट लेंगे। RMS पहले स्क्वायर, अल्टरनेटिव करंट का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज के बाद उसका फिर मूल लेंगे यानी रूट, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम RMS वैल्यू, इसकी सार्थकता भी पढ़ेंगे कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, तो पहले हमको इसमें क्या करना है, यानी कि वर्ग करना है पहले, फिर माध्य लेना है, फिर मूल निकालना है ना, ठीक। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे IRMS है, इसको इस तरह लिखते हैं IRMS, यानी कि अगर देखा जाए तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका बार निकालेंगे, फिर मूल, या इसी को ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है I का स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, फिर मूल। उसी तरह से ERMS है, तो E का स्क्वायर, फिर बार, फिर मूल, फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। E का स्क्वायर, फिर एवरेज, ये भी इस तरह का निकाला जाता है। इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है I0/√2 और यहाँ पे E0/√2। यही हम लोग प्रूफ करेंगे, यही क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर के, प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर के, प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर के एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के, एक पूर्ण चक्र के लिए धारा व विभवांतर के वर्ग के, धारा व विभवांतर के मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है, धारा व विभवांतर के वर्ग के माध्य के मूल मान को क्या कहते हैं, धारा व विभवांतर का, धारा व विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है। इसे प्रूफ करना है, आप प्रूफ देख लीजिए।
ठीक। तो प्रूफ के लिए हमें निकालना IRMS निकाल लेते हैं, बाद में फिर ये होगा। तो IRMS की मतलब होता है कि अंडर रूट I का स्क्वायर फिर इसका बार, ठीक, ये होता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार, ऐसे लिख सकते हैं। या इसे हम लोग I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार मतलब औसत, और ये हाफ लगा, ठीक। बाद में करड़ी उड़ी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसको औसत के रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको इसी चीज को एक बार ना लिख करके कैसे लिखा जाएगा एक पूर्ण चक्र के लिए, ये हाउ तो 1/T रहेगा, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं पहले से, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे I स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हाँ ऐसे लिखाया जाएगा। क्यों भाई, जब बार ये वाली चीज सब बराबर है, ये करने का मतलब है कि बार का मतलब औसत, जब औसत लेते हैं तो इस तरह लेते हैं, बटे अंडर ये dt भी रहता है, तो जिसको हम 0/t रहता है तो 1/T होता है, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया। और बाद में इसका वर्गमूल भी लेना है, मैंने स्क्वायर कर दिया, फिर इसका औसत लिया, फिर वर्गमूल भी है। तो देखो इसमें क्या है कि I पूरे का रहेगा, पूरे का वर्गमूल रहेगा, तो I स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो I स्क्वायर बटे टी रहे, यह है। और इस तरह से 0 to 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी बाई हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे कैसे, तो यहाँ पे जानते हैं कि cos 2 थीटा बराबर होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर केवल हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, वही हमने किया हुआ है। अब 2 तो ये पूरे के हैं, बाहर आ जाएगा, बाहर मतलब अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा I स्क्वायर 2t हो जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा 0 to t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और ये पूरे का इंटीग्रल, ये अंडर रूट लेना, ठीक। या आप केवल I स्क्वायर बार निकाल लेते, ये अंडर रूट का झंझट बाद में अंडर रूट लेते, बात वही है। अब देखिए आगे, सॉरी ये यहीं से गलती हो गया, इसके आगे जो ओमेगा टी डी टी भी है ना, टी डी टी है, साथ में डी टी भी है। अब देखिए ये t यहाँ गुणा हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेट करिए, चलिए ये तो I स्क्वायर नॉट बटे 2t यहाँ रहेगा, ठीक। अब देखिए dt वहां जाएगा तो उसका इंटीग्रल करेंगे, यानी वहां तो वो dt हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, dt है, dt का इंटीग्रल t हो जाएगा,
बाद में वो हम लेंगे, है ना, टी हो जाएगा एक तरह से। अब cos 2 ओमेगा टी का हो जाएगा साइन माइनस प्लस होता है साइन 2 ओमेगा टी और बटे फिर 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा। ठीक, टी हो गया, इसका ये हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम लगा देंगे यहाँ पे लिमिट 0 to t, फिर बाहर ले लेंगे इसका। ठीक, सही है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं उस हिसाब से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बटे 2। चलिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाली लाइन हमें याद रहना चाहिए। ठीक, तो अब इसको हम मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, ये नीचे वाली लाइन जो है रहेगा इसमें। तो देखिए IRMS बराबर क्या हुआ, I0 स्क्वायर 2t है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब लिमिट रखिए, एक बार हम लोग यहाँ पे t रखेंगे तो t हो जाएगा। अब फिर इसमें t रखेंगे तो माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, यहाँ पे 2 ओमेगा इसके साथ है, फिर 0 रखेंगे, फिर प्लस, फिर इसमें 0 रखेंगे तो साइन 0 बटे 2 ओमेगा रहेगा हाफ। IRMS देखिए I स्क्वायर 2t है, यहाँ पे ये t है। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 ओमेगा है, t की वैल्यू होती है 2 पाई अपान ये 2 ओमेगा तो है ही है, 2 पाई अपान ओमेगा होती है, ये तो 0 हो जाएगा और ये भी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, अब यहाँ से देखिए आ जाएगा आपका I स्क्वायर 2t है और यहाँ से t है, साइन यहाँ पे जो है ये मान लीजिए ओमेगा से ओमेगा कट गया तो ये 4 पाई होगा, इसको रहने दीजिए। तो साइन 2 पाई 4 पाई साइन 0, ये सारी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना।
साइन 2 पाई, मतलब एक चक्र घूम के फिर 0 आ गया, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, तो 2 पाई, 3 पाई, 6 पाई, मतलब 2 पाई का मतलब एक चक्र, 2 पाई का मतलब 2 चक्र, तो साइन 0 का मतलब ये 0 हो गया, 0 प्लस 0 हो जाएगा, ये हाफ रहेगा पूरे का। ठीक, तो ये बटे 2 ओमेगा रहेगा, उससे नहीं मतलब ये 4 पाई ऊपर वो 0, तो 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे तो वो 0 हो जाए। हालांकि ऐसा ये एक साथ है ना, यहाँ की जो ये वैल्यू हमने रखा है इसको ऐसे रखिए, साइन 2 ओमेगा है, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 पाई अपान ओमेगा रखिए इसके साथ, फिर 2 ओमेगा, तो 4 पाई का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए ये सारी चीज़ 0 हो गई, तो क्या बचा यहाँ से, आई स्क्वायर 2t गुणे टी हाफ, तो t से t कट गया, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो आई नॉट हो जाएगा, 2 का वर्गमूल अंडर 2। तो इसी प्रकार जो है ई आर एम एस अगर हम निकालेंगे तो ई नॉट अपान अंडर 2। ठीक, तो ये वैल्यू निकल के आती है। ठीक, और इसकी जो 1/√2 की वैल्यू जो होती है वो 0.7070 आई नॉट होती है, उसी तरह से ई नॉट ये वैल्यू निकल के आती है, मतलब 1/√2 की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आई, और आई आर एम एस की वैल्यू जो निकल के आया ई नॉट √2। तो ये उसका आर एम एस वैल्यू, वर्ग माद मूल मान है, जिसको आर एम एस वैल्यू कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर का आर एम एस वैल्यू। ठीक है, आप इसका जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं। अब चलते हैं ये ई आर एम एस आई आर एम एस की सार्थकता के बारे में। ठीक, हाँ ठीक, चलिए, तो इसमें मैथ था, ये मैथमेटिक्स का कुछ इसमें था, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज हुए थे। तो एक चीज इसमें यह है कि जो हमारे उपकरण होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के जो भी नापने वाले उपकरण होते हैं, वो प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर का तात्कालिक मान नहीं बताते हैं, ताक्षणिक मान नहीं बताते, वो आरएमएस वैल्यू मापते हैं। जो भी प्रत्यावर्ती विभवांतर और धारा को मापने वाला जो भी वोल्ट मीटर अमीटर जो उपकरण होते हैं, जिसको हार्ट वोल्ट वायर वोल्ट मीटर, हार्ट वायर अमीटर कहा जाता है, वो भी जो नापने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या बताते हैं, आरएमएस वैल्यू होते हैं। तो ये चीज नोट में लिख सकते हैं आप लोग, है ना, लिखेंगे कि कोई भी उपकरण प्रत्यावर्ती विभव के, मतलब इसको नापने वाला जो उपकरण है ना, कोई भी उपकरण जो इसे नापता है, क्योंकि डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एमीटर तो इसे नाप नहीं सकते, अभी क्यों नहीं नाप सकते वो भी बताएंगे। मतलब इस एसी प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर को नापने वाले जो उपकरण होते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर नापने वाला कोई भी उपकरण इनके
आरएमएस वैल्यू को मापता है, यानी इनके वर्ग माध्य मूल मान यानी आरएमएस मान को मापता है, प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर नापने वाला कोई भी उपकरण इनके वर्ग मान मूल मान को मापता है, शीर्ष मान को नहीं मापता है ना, शीर्ष मान को नहीं। ठीक है। और एक चीज है कि अगर E की वैल्यू दी हुई है, यानी कि E की वैल्यू या I की वैल्यू अगर गिवन है और उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है कि किस टाइप की वैल्यू है, केवल गिवन है, तो हम मानेंगे कि वो आरएमएस वैल्यू दी है ना। कि इसमें लिखेंगे कि यदि E व I का मान दिया हो और मेंशन ना किया हो कि ये क्या है और इसके बारे में कुछ ना कहा गया हो कि ये शीर्ष मान है कि तात्कालिक मान है, क्या है, और इसके बारे में कुछ ना कहा गया हो प्रश्न में, तो इसका मतलब है कि आरएमएस वैल्यूज गिवन है गया हो, तो इसे क्या होता है इसे इनके आरएमएस वैल्यू को मान लेते हैं, मान करके सवाल हल करते हैं, मानकर प्रश्न हल करते हैं। ठीक है। तो वो कोई भी उपकरण जो है इनके शीर्ष मान को मापता है, आरएमएस मान को मापता है, शीर्ष मान को नहीं। अब जैसे कहने का मतलब है कि ERMS जो होता है हमारा वो होता है E0/√2, शीर्ष मान क्या होता है √2 ERMS। तो ERMS लगभग जो होता है वो कितना होता है 220 वोल्ट, यानी लगभग 311 वोल्ट आता है। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है इसका वो इतना वोल्ट होता है, तो इसीलिए AC करंट को छूने पे तेज झटका लगता है, क्योंकि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 311 - 311 के बीच फ्लक्चुएट होता है ना, उसके बीच बदलता रहता है। लेकिन हमारा जो उपकरण है वो हमें नाप कर क्या देता है, उसके आरएमएस वैल्यू को मापता है, और वो कितना होता है 220 वोल्ट, है ना। तो हमारे कोई भी उपकरण जो होते हैं वो माना जाता है कि 220 वोल्ट पे काम करता है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है 50 हर्ट्ज होती है। ठीक। अब हमारा है ERMS IRMS की सिग्निफिकेंस माने सार्थकता। अब हेडिंग है ERMS व IRMS की सार्थकता यानी कि सिग्निफिकेंस। तो हमें IRMS की सार्थकता देखना है, ठीक है ना। मतलब ERMS के वजह से ही तो IRMS मिलेगी। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पास करके भी नोट कर सकते हैं आप वीडियो को। चलिए सिग्निफिकेंस। तो देखें इनकी जो सार्थकता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है। अगर इसमें T समय तक अगर करंट कोई बहे
मान लेते हैं आई करंट बहती है, तो इसमें एनर्जी जो क्षय होती है उसका फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। इतना एनर्जी अगर कांस्टेंट करंट, डीसी करंट या कांस्टेंट करंट बह रही तो इतना एनर्जी लॉस होगी। कांस्टेंट कोई करंट, डीसी करंट की बात कर रहा हूं। लेकिन IRMS की जो सार्थकता ये है कि इसी रेजिस्टेंस में जो R है, अगर इसमें IRMS की करंट बहे और या इसी रेजिस्टेंस में T समय तक I करंट बहे, जिसको हम लोग I sin R, तो इसके सिरों पर सेकंड जितनी ऊर्जा का क्षय होता है वो उतना ही होता है जितना इसमें आई जाने से होता है। आई अगर इसमें आर में टी समय तक बह रही है तो इसके सिरों, इससे जो है पर सेकंड जितनी ऊर्जा लॉस होगी, देखा गया कि IRMS वैल्यू अगर इसके अंदर टी समय तक भेजा जाए तो उतना ही ऊर्जा लॉस होती है। इसका मतलब होता है कि जो ये टाछड़ी करंट है इसका IRMS वैल्यू ही महत्वपूर्ण होता है ऊर्जा के क्षय होने में, है ना। यानी कि करंट अंदर जाती है लेकिन वो उसका योगदान कौन इसमें कितना होता है, इसके बराबर, इस करंट के बराबर इसमें योगदान होता है। तो चूंकि ये वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम माप नहीं सकते और इसे हमने मापा है, अभी मापा है, IRMS वैल्यू हमने निकाला है ना। तो कहने का मतलब IRMS वैल्यू जो है अगर किसी R रेजिस्टेंस में T समय तक प्रवाहित करें तो इसके सिरों पर उतना ही एनर्जी पर सेकंड क्षय होती है जितना प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर, प्रत्यावर्ती धारा इस रेजिस्टेंस में T समय तक प्रवाहित करें तो दोनों के लिए सेम एनर्जी कंज्यूम होती है, पर सेकंड क्षय होती है, इसके लिए और इसके लिए। तो कहने का मतलब है कि ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि IRMS हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी उपकरण हैं वो ही बताते हैं, IRMS वैल्यू बताते हैं, और आई हम नाप नहीं सकते, टाइम के साथ चेंज है और इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, और ये एक तरह से कांस्टेंट करंट की तरह काम करती है। तो यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि R प्रतिरोध में IRMS वैल्यू की करंट T समय तक बहे तो उतने ही पर सेकेंड ऊर्जा लॉस होती है जितना कि R प्रतिरोध में T समय तक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित किया है। दोनों के कारण हम पर सेकेंड एनर्जी लॉस सेम होता है। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये इसका सिग्निफिकेंस सार्थकता हुआ, क्योंकि इस करंट को मापना थोड़ा मुश्किल है, टाइम डिपेंडेंट है कि कब किस समय कितना होगी, तो हम इसके बजाय ये मापते हैं, हमारे सारे उपकरण भी यही मापते हैं। तो हम एनर्जी वाले फार्मूले में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई तो उस जगह हम ये रख देते स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला रख के आर रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी क्षय होगी पर सेकंड तो हम इससे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता होता है। ठीक, क्योंकि जो भी मापने वाले उपकरण होते हैं वो ये मापते हैं, ये करंट नहीं, ठीक है ना, और ना ये मापते हैं, तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, नीचे उसका प्रूफेंस भी दे देंगे कि क्यों ये फार्मूला कैसे आया। ठीक, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, किसी प्रत्यावर्ती धारा अथवा विभव का, किसी प्रत्यावर्ती धारा व विभव का वर्गमाध्य मूल मान उस दिष्ट धारा और विभव के बराबर होता है, उस दिष्ट धारा व विभव के, एक तरह से वो दिष्ट की तरह काम करता है, बराबर होता है जो चालक तार के सिरों पर लगाने पर, या जिसे
चालक तार के सिरों पर लगाने पर प्रति सेकंड उतनी ही ऊर्जा पर सेकंड उतनी ही ऊर्जा व्यय करता है जितनी किसके कारण व्यय होती है, जितनी की प्रत्यावर्ती धारा और विभवांतर के कारण होती है, जितनी की प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर के कारण होती है। ठीक, ये उसकी सार्थकता है। ठीक है ना। तो इस फार्मूला को हम निकालेंगे कैसे, जैसे हमारा है, जानते हैं कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हमारा एसी करंट है। ठीक, अब एनर्जी जो क्षय होती है किसी रेजिस्टेंस में टाइम t में, तो चूंकि ये तो वेरिएबल है, कांस्टेंट तो है नहीं, टाइम के साथ वेरिएबल है, लेकिन अगर एक छोटा सा टाइम ले, इन टाइम dt में मान लेते हैं कि ये जो करंट है वो लगभग कांस्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो फार्मूला हमें मिला है I²RT एक कांस्टेंट करंट के लिए, डीसी करंट के लिए है। तो हम मानेंगे कि एक टाइम एनर्जी जो है क्षय होती है, मतलब एक सूक्ष्म समयांतर dt में क्षय एनर्जी या ऊर्जा का ह्रास जो होता है, यानी कि सूक्ष्म समय dt में ऊर्जा ह्रास क्या होगा, ऊर्जा क्षय जिसको कहते हैं डिजिपेशन, तो ये होगा भाई dt समय में होगा, तो उसका हमने इंटीग्रेट कर देंगे, अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि पूरे टाइम के लिए निकल जाएगा, तो हमारा होता है I²RDT, यही बनेगा फॉर्मूला। या इसको हम लोग E कहेंगे, R तो कांस्टेंट और बाहर हो जाएगा, तो मिलेगा क्या I²DT। भाई स्मॉल dt में I को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो डिजिपेशन कितना होगा, तो हम पहले इसको निकालेंगे, ये होगा I²DT टाइम में, तो पूरे टाइम के लिए क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा। तो IRMS के इक्विवेलेंट कब होता है ये, अब हम जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है, I का स्क्वायर बार ये होता है। ठीक, और इसे हम लोग क्या लिखते हैं, I²DT और नीचे क्या हो जाएगा dt। अब दोनों ओर का हम अगर स्क्वायर कर दें तो ये कड़ी हट जाएगी, तो हो जाएगा I²DT और इंटीग्रेट dt। अब इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा I²DT बराबर हो जाएगा IRMS² t हो जाएगा ना। तो जहाँ I² इंटीग्रेट I²DT हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E बराबर या W बराबर हो जाएगा R IRMS² t, या इसको ऐसे लिख सकते हैं IRMS² RT। ये फार्मूला बनेगा। रियल में फार्मूला ये है, लेकिन I²DT को हम क्या लिखते हैं, I²DT को IRMS² t, तो ये होगा। तो इस करंट को अगर t समय तक R रेजिस्टेंस में भेजेंगे तो उतने ही ऊर्जा क्षय होगी जितना ये वाली करंट भेजेंगे। ठीक ना, तो इस IRMS वैल्यू की वही सार्थकता है। ठीक, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक दो सवाल ले लेते हैं, अब चलते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति क्षय शक्ति गुणांक।
है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक आखिरी टॉपिक है, ठीक। चलिए, तो इसमें हम लोग इसकी सार्थकता क्या है, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये टाइम डिपेंडेंट टाइम साथ ये कैलकुलेट नहीं हो सकती ये। तो ये देखा भी गया कि इसी रेंज की करंट को उस आर में टी समय तक भेजा गया और इसको सेम शक्ति क्षय हुआ। तो आरएमएस निकाल करके हम किसी आर रेजिस्टेंस में कितनी एनर्जी लॉस होती है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट है, वो नहीं है। और एक चीज और है कि हम लोग डीसी और एसी वोल्ट मीटर से इसको नहीं नाप सकते। जो डीसी डिवाइसेस होती हैं वो कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि ये वो करंट और जो होती है एक डायरेक्शन में चलती हैं, तो उसमें जो विक्षेप होता है, जो डीसी एमीटर होता है वो एक डायरेक्शन में विक्षेप देगा, और ये करंट जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो क्या होगा कि जब इस करंट को उसमें हम सप्लाई करेंगे डीसी वोल्ट मीटर में, तो क्या होगा कि जो पॉइंटर होगा एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार, और 1 सेकेंड में ऐसा वो 100 बार करेगा। 1 सेकेंड में कितना करेगा? 100 बार, इधर उधर इधर उधर। तो यानी हमको क्या लगेगा कि वो बीच में खड़ा है, इतनी तेजी से चलेगा कि लगेगा कि बीच में, यानी कि वो जीरो पोजीशन बताएगा, मतलब कि एसी करंट की वो जीरो वैल्यू बताएगा। क्या बताएगा? जीरो वैल्यू बताएगा। तो इसीलिए डीसी जो डिवाइस होती है, डीसी वोल्ट मीटर से अमीटर से एसी करंट को नहीं नापा जा सकता, क्योंकि एसी करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, दोनों दिशाओं में चलता है। इसीलिए पॉइंटर जो है जीरो पोजीशन दिखाता है, यानी कि जीरो वैल्यू देता है। इसीलिए एसी करंट को डीसी एमीटर से नहीं नापा जा सकता, यानी कि जो नॉर्मल हमारा एमीटर है उससे नहीं नापा जा सकता, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि डीसी नॉर्मल एमीटर से, यानी डिस्ट जो होते हैं, उससे एसी करंट को नहीं नापा जा सकता, क्योंकि एसी करंट के सप्लाई से क्या होता है कि जो वो पॉइंटर होता है एमीटर का, डीसी एमीटर का, वो क्या होता है, जीरो वैल्यू देता है, यानी कि जीरो पोजीशन बताता है। जो पॉइंटर होता है वो जीरो पोजीशन पे खड़ा रहता है, यानी कि जो करंट की वैल्यू होगी एसी, वो जीरो कैलकुलेट करेगा, यानी कि जीरो बताएगा, यानी कि जीरो रीडिंग देता है फॉर एसी करंट के लिए। आप सिंपल कर सकते हैं कि एसी करंट के लिए जो नॉर्मल एमीटर होता है, डीसी एमीटर, वो जीरो वैल्यू देता है, यानी जीरो शो करता है, जीरो रीडिंग शो करता है, एक तरह से कह लीजिए। इसीलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता, यानी कि एसी करंट को या एसी वोल्ट को, वोल्ट विभवांतर को नापने के लिए प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर नापने का जो उपकरण है, उपकरण को हॉट वायर अमीटर तथा हॉट वायर वोल्ट मीटर के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इनको नापने के लिए ये उपकरण बनाए गए हैं, किया जाता है ना। प्रत्यावर्ती धारा व विभवांतर को साधारण अमीटर व वोल्ट मीटर से नहीं नापा जा सकता। मीटर से
नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि ये ज़ीरो रीडिंग देते हैं, क्योंकि ये शून्य भी, क्योंकि इससे नापने पर, क्योंकि इन उपकरणों से नापने पर, इनसे नापने पर ये शून्य विच्छेद देते हैं। ठीक, चलिए इसे नापने पे ये क्या देते हैं, शून्य विच्छेद देते हैं। अब देखिए कि हम कुछ जो है आरएमएस वैल्यू, किसी प्रत्यावर्ती धारा की आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक यह है कि कुछ चीज़ों को हम अंडरस्टूड रखेंगे, मतलब वो कैलकुलेट है, पहले से ही कैलकुलेट है, पहले से क्या है, कैलकुलेट करके निकाला गया है कि किसका एवरेज वैल्यू 0 होता है, किसका नहीं 0 होता है। तो इससे हम 2-3 सवाल देखेंगे कि उससे बहुत आसानी से वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोट कर लिए, पॉज करके हम उसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब जैसे कि ये नोट में ये है, याद रखना इसमें ये कैलकुलेट किया गया है कि साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी हो, इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। उसी तरह से कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0, कैलकुलेट है। उसी तरह से याद रखना साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू हाफ होता है। फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, फॉर कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र, ठीक है, ये कैलकुलेट है। तो इस ट्रिक के सहायता से आप उसी चीज को बड़ी सिंपली से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है जो हमने एवरेज वैल्यू निकाला था, जैसे मान लीजिए यही है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसकी हमको एवरेज वैल्यू निकालना है, अरे आरएमएस वैल्यू निकालना, एवरेज नहीं, आरएमएस, एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो आरएमएस के लिए इसका स्क्वायर बार फिर ये करते हैं। ठीक, तो आप डायरेक्ट कहीं से निकाल सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करिए तो आई स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी बार हो जाएगा। अब क्या करिए कि सब बार अलग अलग कर लीजिए, तो आई स्क्वायर पे बार अलग और साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे बार अलग। अब देखिए किसी भी कांस्टेंट चीज का जो औसत होता वही होता है, क्योंकि वो हर जगह क्या होता है, बराबर होता है। उसका स्क्वायर लेंगे तो वो वही होगा। जैसे आई ये जो कांस्टेंट है ना, तो इसका औसत मान यही होगा। जैसे कोई भी क्वांटिटी जैसे है कि बार बार 2 2 2 2 बताए, 3 बार हर जगह 2 2 है। अब इनको जोड़ो, 3 से भाग दे दो तो 6/3, तब भी 2 आया ना। तो कांस्टेंट वैल्यू का जो औसत वही आता है, तो इसका वही होगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आई नॉट होगा। अभी हमने देखा है कि साइन स्क्वायर का जो औसत मान है वो 1/2 का ये हो जाएगा, तो आया ना √2। देखिए इससे डायरेक्ट निकल गया, नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब जैसे ही एक दूसरा सवाल है, ये आई बराबर दिया हुआ है
आई नॉट साइन ओमेगा टी। हमें IRMS को फाइंड करना, ये दिया हुआ है। तो आप फिर वही निकालिए, वही ट्रिक। IRMS को लिख सकते हैं I² बार ये। अब इसको स्क्वायर करेंगे, ये पूरा होल A + B का होल स्क्वायर आएगा, तो हो जाएगा I² प्लस I0² sin² ओमेगा टी प्लस 2I² होगा, क्योंकि 2I0 होगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब पूरे पे बार रहेगा औसत के लिए, या तो फिर आप ये वाली तरीका अपनाइए, है ना। अब जानते हैं जो भी कांस्टेंट का औसत वही रहेगा, तो अब अलग अलग पहले बार कर लीजिए। sin², या सब पे अलग अलग कर लीजिए। इसका तो यही हो जाएगा I², इसका भी I² होगा, sin² का हाफ होता है, अलग अलग कर लेंगे यहाँ पे। प्लस 2 इसका वही होगा, और ये हो जाएगा 0। अभी आपने देखा है, तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया। ये I²/2 उधर जाएगा, 2 1 3 I²/2, या √3/2 I0, ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह से एक सवाल ये है तीसरा, जैसे ये आप लगा सकते हैं कि अगर I बराबर हो I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, तो IRMS वैल्यू क्या होगी, ये भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं IRMS, तो इसको I² ये करेंगे। अब देखिए ये A + B का होल स्क्वायर होगा, I² करेंगे, ऊपर बार लगा देंगे, तो पहले ही लिख देंगे I1² sin² ओमेगा टी प्लस I2 यानी B² cos² ओमेगा टी प्लस 2I1 I2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। सबके ऊपर बार लगा दीजिए, और फिर अब सबका बार अलग अलग कर लीजिए। तो I1² पे बार, sin² ओमेगा टी पे बार, प्लस I2² पे बार, cos² ओमेगा टी पे बार, 2I1 I2 पे बार, sin ओमेगा टी पे अलग बार, cos ओमेगा टी पे अलग। अब ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा, हाफ 1/2 1/2, इसका I1² है, तो I1 I2, यहाँ पे I1 I2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये जो हमने लिखा है ना sin ओमेगा T1, तो ये पीक वैल्यू होती है इसमें, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो IRMS बराबर हो जाएगा I1² हाफ I2² हाफ, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं I1² I2²/2, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, अब एक चीज इसमें रह गया है, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति 6। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति 6 कैसे निकालते हैं? अगर परिपथ में रेजिस्टेंस हो, कुंडली हो यानी कि इंडक्टेंस हो, प्रेरकत्व हो या संधारित्र हो, उसमें करंट जा रही है, प्योर इंडक्टिव
तो कितना शक्ति क्षय होता है उसका एक जनरल फार्मूला हम बताने वाले थे। हम सोचे कि इसी में हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे शुरुआत करेंगे तो टाइम लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी 1 घंटा 25 मिनट हो चुका है और उसे बताने में वो कम से कम 20-25 मिनट लेगा, यानी कि 1 घंटा 50 मिनट हो जाएगा। तो जल्दीबाजी हो जाएगा। और उस चीज़ को हम कल बताने के बाद जो है 3 चीज़ ऐड करेंगे: प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस। मतलब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में अकेले प्रतिरोध हो, अकेले संधारित्र हो और अकेले कुंडली हो, तो उसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि कलांतर कितना होगा, शक्ति क्षय कितना होगा, पावर वही कितना होगा, है ना। दोनों धारा से भी विभवांतर आगे होगी कि पीछे होगी, सारी चीज़ एक साथ कैलकुलेट करेंगे। मतलब 4-5 चीज़ें हैं। शक्ति गुणांक क्या होगा, तो इसीलिए पहले हम उसको निकाल करके एक साथ सबका कैलकुलेशन एक सीरियल में करेंगे और एक खूबसूरत अच्छा सा नोट बन जाएगा। तो उस चीज़ को हम सोचे कि जल्दी में हो जाएगा, तो चलिए अब वो टॉपिक इसी में शामिल करना था, तब उसको उसमें शामिल करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और को समझ में आया होगा, और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और हमें लगता है कि देखने वाले जितने भी होंगे अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छा है, अगर नहीं करे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कम से कम उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। अगर आपको बुरा भी लगता हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन मत दबाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।